स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट चैप्टर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में ये जो बायो होता है उसका मीनिंग होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स। एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, ये सारे एग्जाम्पल है अपने बायोमोलिक्यूल्स के। तो उसमें से फर्स्ट मॉलिक्यूल हमें पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स अभी क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज। अभी यहाँ पे मैं ग्लूकोज का नॉर्मली ऐसे रफली स्ट्रक्चर बना रही हूँ आपके। तो ये होता है अपना ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा ये एल्डिहाइड ग्रुप और दूसरा यहाँ पे ईच कार्बन पे OH ग्रुप लगा है। यहाँ पे एल्डिहाइड की जगह पे दूसरे वाले शुगर में कीटोन भी हो सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है उसको डिफाइन कैसे करना है? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और compounds which give rise to such units on hydrolysis is called carbohydrate या फिर are called as carbohydrates। ठीक है, मतलब अगर कोई एक कंपाउंड है, अगर मैंने उस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस का मीनिंग क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर। अगर मैंने उस कंपाउंड में वाटर का एडिशन किया मतलब हाइड्रोलिसिस किया तो मुझे ऐसे छोटे यूनिट्स मिलेंगे, तो उसको बोलना है कार्बोहाइड्रेट्स। अभी यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसके एग्जांपल्स क्या आएंगे? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज। और ये सारे क्या होते हैं? शुगर। और शुगर का ग्रीक वर्ड जो होता है वो होता है सैकरॉन और सैकरॉन से ये डिराइव हुआ है सैकराइड्स। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज डैश, तो क्या बोलना है? कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज सैकराइड्स। अभी यहाँ पे नीचे बोला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स का? CxH2O टाइम्स। इसे हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी बोलते हैं। हाइड्रेट्स क्यों बोला है? क्योंकि H2O है। ठीक है, अभी मुझे इस जो भी है ना ग्लूकोज, अपना सुक्रोज, स्टार्च, मुझे इस फॉर्मूला में कन्वर्ट करना, तो मैं कैसे करूंगी? जो अपना ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। C6H12O6 फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। अगर मुझे इस ग्लूकोज को इस वाले फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है? देखो, ये जो X है ना वो कार्बन का नंबर और ये जो Y है वो ऑक्सीजन का नंबर। तो देखो यहाँ पे CX के जगह पे आएगा C6, H2O Y बोला है, Y की जगह पे यहाँ पे आएगा 6। तो आप देखो मल्टीप्लाई करके मुझे यही मिलेगा। ये है ग्लूकोज। अभी नेक्स्ट मुझे सुक्रोज करना है। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। अभी मैं ऐसे कैसे करूंगी? कार्बन कितना है? 12, C12, H2O कितना आएगा? जो ऑक्सीजन का नंबर होगा दैट इज 11। ठीक है, अभी स्टार्च के लिए क्या आएगा? स्टार्च जो होता है वो पॉलीमर होता है, तो स्टार्च का फॉर्मूला याद रखो C6H10O5 और ब्रैकेट N टाइप्स। अभी मुझे इसका लिखना है तो CX मतलब क्या आएगा? C6 फिर ब्रैकेट H2O और लास्ट में आएगा 5 और ये होल ब्रैकेट। तो ये है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, अभी नेक्स्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और क्लासिफिकेशन ऑफ सैकराइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स का 3 क्लासिफिकेशन है, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। मोनो बोला है, मोनो का मीनिंग होता है सिंगल, मतलब अगर किसी का मोनो मतलब सिंगल होता है तो यहाँ पे सिंगल यूनिट का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो दोज compounds which do not hydrolyze into smaller units are called as monosaccharides. Example GFR. GFR is glucose, fructose and ribose. Next अपना oligosaccharides. ओलिगो में कंपाउंड है, उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो हमें 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे छोटे छोटे, तो उसको बोलना है ओलिगोसैकेराइड्स। नेक्स्ट अपना पॉलीसैकेराइड्स, मतलब एक पॉलीसैकेराइड होगा, उसका हाइड्रोलिसिस किया, एडिशन ऑफ वाटर किया तो वो ब्रेक डाउन होगा इनटू लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, तो उसे बोलना है पॉलीसैकेराइड्स। एग्जांपल सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन एंड अपना स्टार्च। अभी नेक्स्ट फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ है इनटू डाई, ट्राई एंड टेट्रासैकेराइड्स।
डाइसैकेराइड मतलब एक डाइसैकेराइड है, उसका हाइड्रोलाइसिस किया तो 2 मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे। एक ट्राइसैकेराइड है, उसका हाइड्रोलाइसिस किया तो 3 मोनोसैकेराइड्स। टेट्रासैकेराइड का अगर हाइड्रोलाइसिस किया तो 4 मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे। अब इसमें एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जांपल्स एमसीक्यू में पूछ सकते हैं बोर्ड्स के, तो इसलिए याद रखो एग्जांपल डाइसैकेराइड में याद रखो SML, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। अभी मुझे ये तो डाइसैकेराइड से अगर इसका हाइड्रोलाइसिस किया तो यहाँ पे सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करने से मुझे मिलेगा GF। इसका मीनिंग क्या होता है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है, ये है माल्टोज। अगर माल्टोज का मैंने हाइड्रोलाइसिस किया तो मुझे मिलेगा GG, मतलब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और अगर लैक्टोज का मैंने हाइड्रोलाइसिस किया तो यहाँ पे मुझे मिलेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। अभी तीनों में ऑब्जर्व करो, ग्लूकोज कॉमन है, दूसरा यूनिट याद रखना है। नेक्स्ट है ट्राइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड और टेट्रा में अपना एक एक ही एग्जांपल है। यहाँ पे याद रखो R और यहाँ पे याद रखो S। यहाँ पे एग्जांपल है रैफिनोज और ये अपना स्टैकियोज। अभी देखो यहाँ पे 3 मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे, 4 मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे। दोनों में 2 सैकेराइड्स कॉमन है, दोनों में भी ये GF वाला पार्ट कॉमन है, दोनों में भी रहेगा ग्लूकोज फ्रुक्टोज। अभी तीसरा मेंबर यहाँ पे कौन होने वाला है? गैलेक्टोज, गैल। और यहाँ पे जो 2 मेंबर्स बचे हैं वो दोनों भी क्या रहेंगे? गैलेक्टोज। ठीक है, ये समझा। इसमें इंपॉर्टेंट है अपना एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स याद रखो। चलो नेक्स्ट हम करेंगे स्टूडेंट्स IUPAC ऑफ मोनोसैकेराइड्स। अभी मोनोसैकेराइड्स में देखो कंपाउंड्स यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए मैंने। इसमें पहले ढूंढना है फंक्शनल ग्रुप, आल्डिहाइड और कीटोन। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है हमें वो दिया है आल्डिहाइड। आल्डिहाइड दिया है तो यहाँ पे लिखना है अल्डो। कार्बन काउंट करो, कार्बन कितना दिया है? 1 2 3 कार्बन ट्राई और लास्ट में आएगा ओज, क्योंकि मोनोसैकेराइड्स का जो IUPAC नेम होता है वो होता है ग्लाइकोज और लास्ट में ओज से ही एंड होना चाहिए। अभी सेकेंड एग्जांपल, इसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप दिया है तो अल्डो। कार्बन देखो यहाँ पे ये 3 कार्बन है, एक काउंट नहीं करना, ये 3 है, 3 4 5 5 मतलब पेंट और लास्ट में सफिक्स आएगा ओज। इसमें आप देख सकते हो CO दिया है बीच में, CO का मीनिंग होता है कीटोन। तो कीटोन के लिए क्या लिखना है? कीटो। और कार्बन काउंट करना है 1 2, ये 4 6 और ये 7, हेप्टोज। तो ये था अपना IUPAC ऑफ मोनोसैकेराइड्स। अभी नेक्स्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज। तो इसके लिए हमें सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11, ये होता है अपना सुक्रोज। सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस किया, सुक्रोज का अगर हाइड्रोलाइसिस किया मतलब एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। यहाँ पे एसिड हम H2SO4 यूज कर सकते हैं या फिर HCl यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एसिड यूज किया और हीट करना है इसको फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अभी यहाँ पे इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये जो सुक्रोज है ये डाइसैकेराइड होता है और डाइसैकेराइड में 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलेंगे। तो सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस किया तो मुझे यहाँ पे मिलेगा GF। GF का मीनिंग क्या होता है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। और दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ना वो सेम होता है, बट दोनों में डिफरेंस होगा कि इसमें जो ग्लूकोज रहेगा वो वहां पे अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा और जो अपना फ्रुक्टोज रहेगा वहां पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। बट यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज चाहिए था, बट ग्लूकोज के साथ में मुझे फ्रुक्टोज भी मिला। इसका मतलब मुझे फ्रुक्टोज को सेपरेट करना पड़ेगा। तो ये जो मुझे मिक्सचर मिला है ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज वो मैं सेपरेट करूंगी बाय कूलिंग। अभी ये जो मिक्सचर है उसे मैं कूलिंग के लिए रखूंगी और फिर इसमें ऐड करूंगी इथेनॉल। इससे क्या होगा? ये जो इथेनॉल है वो फ्रुक्टोज को डिसॉल्व करेगा और ये पूरा डिसॉल्व होगा, सोल्यूबल हो जाएगा। तो इससे ये ग्लूकोज प्रेसिपिटेट होने लगेगा कूलिंग के टाइम पे और फिर
ये ग्लूकोज हम लोग प्रेसिपिटेट हो रहा है, मतलब उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं थ्रू फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन से क्या होगा, ग्लूकोज सेपरेट करेंगे हम लोग, मतलब मुझे मिलेगा ग्लूकोज का क्रिस्टल, और ये अपना फिल्टर के साथ चला गया। ठीक है, तो ये था प्रिपरेशन। अभी नेक्स्ट प्रिपरेशन करेंगे सेम ग्लूकोज का, बट फ्रॉम स्टार्च। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा तो ये पूछ सकते हैं, हाउ ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड कमर्शियली। कमर्शियली पूछा तो फ्रॉम स्टार्च से ही बनाना है, याद रखो। और इसके लिए टेम्परेचर याद रखना है 393 केल्विन एंड 223 atm प्रेशर। तो स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम स्टार्च बोला है, तो स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5 और ब्रैकेट n टाइम्स। इसका भी हाइड्रोलिसिस करना है, मतलब एडिशन ऑफ वाटर, टेम्परेचर मेंटेन रखना है 393 केल्विन, साथ में यहाँ पे 223 atm प्रेशर, और यहाँ पे भी एसिड आएगा। अभी इसमें हाइड्रोलिसिस करोगे तो देखो सिंपल, यहाँ पे ऐड करो, यहाँ पे कार्बन दिया है 6, तो 6 लिखना है कार्बन, हाइड्रोजन यहाँ पे 10 और यहाँ पे 2, तो 10 + 2 कितना 12, ऑक्सीजन 5, ऑक्सीजन 1, तो ऑक्सीजन 6। तो हाइड्रोलिसिस से जो पूरा स्टार्च का चेन है ना वो टूट जाएगा और हमें मिलेगा ग्लूकोज, और यहाँ पे ग्लूकोज लिखना है n टाइम्स। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है ग्लूकोज का, बट उसका भी स्ट्रक्चर लिखना है प्रॉपर। तो इसके लिए देखो ये कार्बन आएंगे 6, लाइन से कार्बन 6 आएंगे, इसमें फर्स्ट कार्बन पे लिखना है CHO और लास्ट वाले कार्बन पे लिखना है CH2OH। इतना लिखने के बाद नीचे से हमेशा स्टार्ट करो, और जब थर्ड कार्बन आएगा ना, ऊपर से थर्ड कार्बन, मतलब ये वाला कार्बन, थर्ड कार्बन पे हम सिर्फ एटम्स जो अटैच करेंगे ना, वो उसके लिए सिर्फ उल्टा बोलना है। एग्जाम्पल मैं स्टार्ट करती हूँ, पहले H और फिर OH बोलना। देखो HOH, और ये थर्ड कार्बन के लिए मैं यहाँ पे OH लिखूंगी और ये H, चेंज नहीं करना है। फिर नॉर्मल अपना सीरीज जो चालू था HOH वाला। ठीक है, ये है ग्लूकोज। अभी बच्चे लोग क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे उल्टा लिखते, ये जो CH2OH ना वो ऊपर और CHO ऊपर, CHO नीचे, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि जो मेन प्रिंसिपल ग्रुप होता है वो हम लोग ऊपर ही लिखते हैं। अभी मुझे इसे कन्वर्ट करना है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में। फिशर में देखो, यहाँ पे फिशर मतलब क्या होता है, क्रॉस फॉर्मूला, ऐसे क्रॉस में आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ना एक स्ट्रेट लाइन बनाना है वर्टिकल, और यहाँ पे ये फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ के बीच में कार्बन कितना है 4, तो 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस आएगा। ठीक है, इसके बाद ऊपर लिखना है CHO, नीचे लिखना है CH2OH, और यहाँ से स्टार्ट करो HOH बोलना, थर्ड कार्बन के लिए याद रखना है उल्टा बोलोगे, HOH HOH, थर्ड आया OH H, फिर नॉर्मल अपना HOH। ठीक है, ये हुआ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। अभी मुझे इसका कंडेंस लिखना है और छोटा करना है, तो देखो फर्स्ट पे लिखा है CHO, तो मैं लिख रही हूँ CHO। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो CHOH 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 CHOH, ऐसे 4 टाइम्स बोला है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी CHOH 4 टाइम्स, और लास्ट वाला अलग दिया है CH2OH दिया है, तो वो लिखो इधर। ठीक है, तो ये अपना स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये फिशर फॉर्मूला, और ये अपना कंडेंस्ड फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, याद रखो। नेक्स्ट हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। ये अभी रिएक्शन करेंगे ग्लूकोज का, उसमें से एक क्वेश्चन तो आ सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पे ये कंडेंस्ड फॉर्म लिखा है मैंने ग्लूकोज का, इसमें किया HI। अभी ये HI क्या होता है, हाइड्रो आयोडिक एसिड। ये करेगा रिडक्शन, रिडक्शन मतलब इसमें जितना भी ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीजन रिमूव करके वहां पे ऐड करना है हाइड्रोजन। तो देखो पहले मैं ऑक्सीजन को रिमूव करूंगी, अगर मैंने यहाँ से O रिमूव किया तो CH, यहाँ से O रिमूव किया तो CH2 4 टाइम्स, नीचे आएगा CH3। ये ऑक्सीजन को रिमूव किया CH3, अभी हाइड्रोजन को ऐड करना। अभी कहाँ पे जरूरत है हाइड्रोजन की, ऊपर। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया, मुझे और 2 बॉन्ड बनाना है, मतलब यहाँ पे आएगा CH3, क्योंकि एक H पहले से और 2 हाइड्रोजन अटैच किया तो टोटल हुआ 3, तो ये बना N हेक्सेन। अभी नेक्स्ट ग्लूकोज में ऐड किया है ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर ये अल्कोहल फिनॉल में भी था। ब्रोमीन वाटर क्या था, कॉन्सेंट्रेटेड, तो
तो ये क्या करेगा, एल्डिहाइड वाले ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सिर्फ CHO वाला ग्रुप कन्वर्ट होगा इनटू एसिड और बाकी पूरा पार्ट सेम रहेगा एज इट इज। और ये बना है एसिड वाला ग्रुप ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोज से बना ये ग्लूकोनिक एसिड। नेक्स्ट करेंगे ग्लूकोज है, ये देखो ग्लूकोज में CHO मैंने ओपन करके लिखा है, HCl है और दूसरा NH2OH। अभी HCN का नहीं, पहले ये करते हैं हम लोग NH2OH। ये वाला एल्डिहाइड कीटोन में किया था हाइड्रोक्सिलअमाइन का। हाइड्रोक्सिलअमाइन का रिएक्शन अगर इसके साथ करोगे, एल्डिहाइड वाले ग्रुप के साथ करोगे तो ऑक्साइन मिलता है। तो क्या करोगे, यहाँ पे यहाँ से H2 को रिमूव करना है और यहाँ से O रिमूव होगा। H2O रिमूव हुआ तो NOH वाला पार्ट पूरा ये उठा के यहाँ पे लिखना है, बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा। देखो ये नीचे पूरा पार्ट सेम लिखना है। तो ये बना अपना ऑक्साइन। अभी नेक्स्ट करेंगे HCN के लिए। HCN में हम क्या करते हैं, बॉन्ड ब्रेक H प्लस Cn माइनस, यहाँ पे भी सेम करना पड़ेगा, बॉन्ड ब्रेक माइनस प्लस। अब इतना होने के बाद अपोजिट चार्जेस को भेजो एक दूसरे के पास, तो यहाँ पे आएगा H प्लस, देखो O माइनस के पास जाएगा, Cn माइनस अपने कार्बन के पास। तो पहले मैं इतना लिख रही हूँ, ये वाला पार्ट। अभी हम लोग भेजेंगे H को ऑक्सीजन के पास, तो ये बना OH और Cn को कहाँ पे रखना है, कार्बन के यहाँ पे, तो ये बना Cn। तो अगर एक ही कार्बन पे OH और Cn मिला तो ये बनेगा साइनोहाइड्रीन। नेक्स्ट करेंगे ग्लूकोज का रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, और ये O जो डिनोट करता है वो होता है ऑक्सीडेशन। अभी नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर इसको कोई फंक्शनल ग्रुप दिखा, एल्डिहाइड या फिर प्राइमरी अल्कोहल, तो उसे वो कन्वर्ट कर देगा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे आप देखो CHO है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाला पार्ट सेम रहेगा CHOH4। ये जो CH2OH है वो प्राइमरी अल्कोहल है, तो ये भी कन्वर्ट होगा इनटू एसिड। तो यहाँ पे दो एसिड लगाए, तो ये बना अपना सैकरिक एसिड, सैकरिक एसिड। ठीक है, अभी नेक्स्ट यहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड या HNO3 बोला है। HNO3 होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे तो पहले से एसिड में कन्वर्ट हुआ है, तो बचा कौन अपना ये, तो लास्ट वाले को कन्वर्ट करना है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या बनेगा ये, सैकरिक एसिड। अभी केमिकल प्रॉपर्टीज का ये लास्ट रिएक्शन, ग्लूकोज प्लस एसिडिक एनहाइड्राइड। जब भी एसिडिक एनहाइड्राइड यूज होगा तो याद रखना है एसिडिक एसिड एज अ बाई प्रोडक्ट रिमूव होगा। ठीक है, तो एसिडिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये होता है एसिडिक एसिड, ये मुझे रिमूव करना है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है ना वो पेंटा एसिटेट बनता है। पेंटा एसिड मतलब 5 एसिटेट, तो मुझे जो एसिडिक एनहाइड्राइड है वो 5 टाइम्स लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अभी क्या करना है, मुझे एसिडिक एसिड रिमूव करना है पहले। तो ये वाला जो ग्रुप है, देखो ध्यान से, ये वाला जो ग्रुप है मुझे यहां से ही मिलेगा। 5 टाइम्स मुझे ये वाला ग्रुप रिमूव करना है और 5H मुझे यहां से रिमूव करना है। समझ रहा है आपको? तो देखो मैं ये वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट मैं यहां से 5 टाइम्स में रिमूव किया, यहां से ये 5 टाइम्स का है तो यहां से 5H जाएंगे। तो 5H देखो कहां से, ये 4H और यहां से 1H, तो यहाँ से 5H और ये 5 एसिड है अपना, ये गया 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, अभी नेक्स्ट यहाँ पे H गया, मतलब अभी जगह खाली है H की। देखो यहाँ पे अभी जगह खाली है, तो वो जगह भरेगा कौन, ये 5, ये एसिटाइल वाला ग्रुप। तो ये COCl यहाँ पे लिखना है, सॉरी COCH3, और ये नीचे भी आएगा COCH3। तो ये 5 एसिटेट O के साथ ये पूरा 5 एसिटेट ग्रुप, तो इसका नाम है ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। चलो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे स्टूडेंट्स, पिक्चर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोनिक एसिड एंड सैकरिक एसिड। तीनों में डिफरेंस देखो, फंक्शनल ग्रुप का है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड, ग्लूकोनिक में 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, मतलब एक एसिड अटैच होगा, सैकरिक में 2 एसिड्स अटैच होंगे।
तो अभी इसमें देखना है कायरल कार्बन है या नहीं और कितने हैं। ग्लूकोज में देखो कायरल कार्बन मतलब एक कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स, तो इस कार्बन पे तो CHO जो कार्बन है वो 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ही बना रहा है, तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा क्योंकि इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अटैच है, सेम ग्रुप अटैच है, डिफरेंट देखना है। तो ये आप कार्बन देखो, इस कार्बन पे H, OH, CHO और ये ग्रुप अटैच है, मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप्स है, तो ये होगा कायरल, एस्ट्रिक मार्क। सेम ये भी आप कार्बन देखोगे तो यहाँ पे भी ये कार्बन, तो टोटल 4 कार्बन है, मतलब ये मॉलिक्यूल है ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें भी आप देख सकते हो सेम यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है, तो ये कायरल 4 कायरल कार्बन, मतलब ये मॉलिक्यूल हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये तीनों में भी 4 कायरल कार्बन एटम्स होता है, याद रखो, और ये तीनों भी रहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। नेक्स्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ग्लूकोज। अभी इसमें देखना है डेक्स्ट्रो एंड लेवो। जो ग्लूकोज होता है, याद रखो, ग्लूकोज में कायरल कार्बन मिलेगा, मतलब वो एक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा और इसका जो रोटेशन रहेगा वो होगा +52.7 डिग्री। पॉजिटिव साइड में रोटेशन हुआ, मतलब इसका रोटेशन क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेशन, और डेक्स्ट्रो रोटेशन डेक्स्ट्रो प्लस ग्लूकोज को मिला के हम बोलेंगे डेक्स्ट्रोज। याद रखो, और ग्लूकोज हमेशा डेक्स्ट्रो रोटेशन ही दिखाएगा। उसे हम डेजिग्नेट कैसे करेंगे, कैपिटल डी, स्मॉल डी और पॉजिटिव, माइनस नहीं। नेक्स्ट है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर सिंपल प्लस में आएगा, सेम CHO, CH2OH, HOH। हम OH यहाँ पे भी लिख सकते हैं, H उधर भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसे। बट अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो दोनों देखो मिरर इमेज बन जाएंगे। ये बीच में जो मैंने ये लिया है ये मिरर। अब अगर मैंने ये मिरर इमेज को उठा के इस ओरिजिनल वाले के ऊपर रखा तो ये सेम दिखेंगे क्या, नहीं दिखेंगे। क्यों, मतलब ये हो गए नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, मतलब ही ये क्या है, इनहांसोमर्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट करेंगे रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया, ऊपर लिखा है CHO। CHO हम लोग ऐसे लिखते हैं, या फिर अगर ओपन करके लिखा तो ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। बट इसका थोड़ा रीअरेंजमेंट करना है, तभी वो इजी जाएगा रिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो डबल बॉन्ड O को देखो मैंने राइट में ऐसे लिखा और H को यहाँ पे डाला है, सेम मैंने यहाँ पे भी किया है, बट डबल बॉन्ड O को लेफ्ट में लिखा है, H को राइट में लिखा है, ठीक है। तो अभी देखो क्या करना है, हमें सिर्फ देखना है ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5। फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो कार्बोनिल बॉन्ड है इसका एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे। ये मैंने एक बॉन्ड ब्रेक किया, ठीक है। ये जैसे ही एक बॉन्ड मैंने ब्रेक किया, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा माइनस और कार्बन के ऊपर आएगा प्लस, इतना समझा। अभी यहाँ पे 5th कार्बन देखो आप, 5th कार्बन पे जो OH लगा है इसका H मैं यहां से रिमूव करूंगी, यहां से ये H प्लस जाएगा और कहां पे अटैच होगा, इधर, ठीक है। अभी ये H प्लस गया मतलब ऑक्सीजन के पास आएगा माइनस, अभी बॉन्ड किसका बनेगा, माइनस और ये प्लस। अभी ये ऐसे बॉन्ड बनने वाला है, तो इसलिए ऑक्सीजन को बीच में लाओ और फिर ये पूरा एक्सटेंड करो और ये पॉजिटिव वाले कार्बन पे आके एंड करो, तो ये बना रिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट करेंगे फिर से ये वाला। पहले हमने क्या किया था, कार्बोनिल का जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक किया, एक सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया। इसके बाद क्या देखना, 5th कार्बन पे OH का H, यहां से H प्लस को रिमूव करके इस O माइनस से अटैच करो। अभी ये O माइनस क्या करना है, बीच में लाके एक्सटेंड करना है और फिर ये अपना इधर आके क्लोज। समझा, रिंग स्ट्रक्चर इजी है। अब इसमें ना ये जो फर्स्ट कार्बन होता है, ये रिंग वाले स्ट्रक्चर में ये रिंग कैसे बना, देखो ये रिंग बना एक क्लोज्ड रिंग। तो ये जो फर्स्ट कार्बन है मेरी, ये फर्स्ट कार्बन ग्लूकोज का रिंग में, इसे बोलना है एनोमेरिक कार्बन। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग लिखा है एनोमेरिक कार्बन। अभी इस एनोमेरिक कार्बन में जो एनोमर्स बनते हैं वो 2 टाइप का होता है, एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा मतलब क्या, अगर फर्स्ट कार्बन पे OH राइट साइड में लगाए तो वो अल्फा, अगर फर्स्ट कार्बन में OH लेफ्ट में लगाए तो बीटा।
तो इसका नाम देखो कैसे लिखना है, ये अल्फा है मेरा तो अल्फा, ग्लूकोज क्या होता है डेक्स्ट्रो मतलब डी प्लस ग्लूकोज, ये क्या रहेगा बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, अभी नेक्स्ट करेंगे हावर्थ फॉर्मूला। हावर्थ वाला एग्जाम में पूछते हैं हावर्थ ऑफ ग्लूकोज या फिर ग्लूकोपाइरानोज ऐसे देंगे। तो आप देख सकते हो ये मैंने रिंग स्ट्रक्चर किस बेसिस पे बनाया है, ये जो फिशर है ना सॉरी अपना रिंग स्ट्रक्चर, इसमें देखो कितना मेंबर रिंग बना है, ये ऑक्सीजन 1, ये 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 मेंबर का रिंग बना है। 5 कार्बन एटम्स एंड एक ऑक्सीजन को मिला के ऐसे 6 मेंबर रिंग बना है, वो भी 2 एनोमर्स के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन करना है सब में, और ये सब लिखने के बाद याद रखो जो ऊपर लास्ट कार्बन है यहाँ पे लिखना है CH2OH दोनों में। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे वही सेम अपना सीरीज अपना HOH वाला, नीचे से ही स्टार्ट करते हैं HOH HOH, वैसे ही यहाँ पे लिखना है HOH HOH, और जब थर्ड कार्बन आता है सिर्फ उसी के लिए उल्टा और अपना फिर नॉर्मल वाला चलो। ठीक है, अभी बीटा के लिए क्या करना है, सेम टू सेम अरेंजमेंट होगा, सिर्फ फर्स्ट कार्बन का डिफरेंस रहेगा। फर्स्ट कार्बन में OH ऊपर लिखना है, H को नीचे, और बाकी पूरा पार्ट सेम। बट अगर इसमें आइडेंटिफाई करना है अल्फा बीटा कौन सा, तो कैसे पता चलेगा, फर्स्ट कार्बन को ही देखना है। फर्स्ट कार्बन पे अगर OH नीचे लगाए तो वो अल्फा रहेगा, अगर OH ऊपर लगाए तो बीटा। ठीक है, समझा ये हावर्थ वाला। अब इसका नेमिंग देखो कैसे करना है, यहाँ पे ये अल्फा एनोमर है अल्फा डी प्लस, अभी ये जो पायरिंग बना है जो पायरैन जैसे बना है इसलिए ग्लूकोपाइरानोज, और यहाँ पे क्या आएगा बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज। समझा ये हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज आपको, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रुक्टोज। अभी फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे। फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूलर सेम होता है अपना ग्लूकोज जैसा, तो यहाँ पे कार्बन कितना आएगा 6, बट डिफरेंस किसका होगा कीटोन का। तो याद रखो कीटोन 2 कार्बन के बीच में होता है, यहाँ पे मैंने लगाया C डबल बॉन्ड O, फिर फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन में आएगा ये CH2OH, और फिर यहाँ से ये स्टार्ट करना अपना HOH वाला HOH, और सिर्फ थर्ड कार्बन के लिए उल्टा आएगा OH। ठीक है, ये हुआ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अभी मुझे इसका फिशर मतलब वो रिंग वाला स्ट्रक्चर बनाना है। तो रिंग वाला स्ट्रक्चर बनाने के लिए देखो ध्यान से क्या करना है, हमने क्या किया था, अगर C डबल बॉन्ड OH था तो डबल बॉन्ड O के यहाँ पे और H को लेफ्ट में रखा था। सेम यहाँ पे करना है, H के जगह पे CH2OH वाला ग्रुप आया, तो देखो क्या करोगे, डबल बॉन्ड O और CH2OH को मैं यहाँ पे लिखती हूँ ऐसे। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन आएगा, इसमें बीच में 3 कार्बन तो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, और लास्ट में लिखना है अपना CH2OH, और फिर यहाँ पे एटम्स अटैच करना है। बीटा के लिए भी सेम आएगा, सिर्फ ये फर्स्ट वाला मैं उल्टा लिखूंगी, CH2OH, और यहाँ पे आएगा HOH HOH और अपना OH। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना। तो पहले हमने क्या किया था, ये डबल बॉन्ड था तो एक डबल बॉन्ड ब्रेक किया। ठीक है, फिर फिफ्थ कार्बन देखा 1 2 3 4 5, फिफ्थ कार्बन पे OH था उसका H रिमूव करके यहाँ पे अटैच किया, सेम टू सेम करना है, और फिर ये ऑक्सीजन को बाहर एक्सचेंज करना है, अलग पेन दिखा रही हूं मैं, और फिर ये यहाँ पे आके क्लोज। सेम यहाँ पे करना है, क्या करोगे, एक बॉन्ड ब्रेक, फिफ्थ कार्बन पे जो OH है उसका H यहाँ से रिमूव होके यहाँ पे आएगा, और फिर इस ऑक्सीजन को बीच मिला के यहाँ पे क्लोज करना है। तो देखो फर्स्ट कार्बन ये अभी है रिंग का फर्स्ट कार्बन, इस फर्स्ट कार्बन पे OH लेफ्ट में राइट में लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा। ये अपना जो फ्रुक्टोज होता है इसका रोटेशन याद रखो लेवो रोटेशन होता है, तो यहाँ पे ये L लेवो है इसलिए माइनस, और इसका नाम हो जाएगा फ्रुक्टोज। इसमें देखो फर्स्ट कार्बन पे OH राइट में लेफ्ट में लगा है, लेफ्ट में लगा है मतलब बीटा L माइनस फ्रुक्टोज, लेवो है इसलिए माइनस है ये। समझा आपको ये अपना
फिशर रिंग वाला स्ट्रक्चर। अभी करेंगे इसका थोड़ा ये लेवो रोटेशन का वैल्यू। तो फ्रुक्टोज मैंने क्या बोला, रेवो रोटेटरी होता है, तो लेवो रोटेशन दिखाएगा। इसका रोटेशन का वैल्यू कितना है, -92.4 डिग्री। और ये आएगा कीटोहेक्सोस। कीटोहेक्सोस ये क्या हुआ इसका, IUPAC ने। फिर ये इसका फ्रुक्टोज याद रखो, फ्रुक्टोज क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर, MCQ में पूछ सकते हैं। और रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज क्या होता है, हेमिकीटल। इसे हम लोग लेव्युलोज भी बोलते हैं। लेव्युलोज क्यों, क्योंकि लेवो रोटेशन प्लस फ्रुक्टोज मिला के लेव्युलोज। और जो अपना ग्लूकोज था वो क्या था, डेक्स्ट्रोज, याद रखो। अभी हावर्थ करना है फ्रुक्टोज का, तो हावर्थ में देखो 5 मेंबर रिंग, ये जो 5 मेंबर रिंग है वो कैसे बने, ये रिंग पूरा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 2 3 4 5, तो हुआ ना 5 मेंबर रिंग। 5 मेंबर में भी 4 कार्बन एटम्स और एक अपना ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। तो ये पेंटा ऐसे बनाया। फिर यहाँ पे ये लाइन, हम क्या करते हैं, यहाँ पे CH2OH स्टार्टिंग का वो लिख के ही रखते हैं। अभी इसके बाद ट्रिक याद रखो, ये कैसे डायरेक्ट बनाओगे, क्योंकि हर बार वो फिशर वाला ड्रॉ करके फिर उसको देख के वो नहीं बना सकते हम। तो अल्फा याद रखो, अल्फा में क्या करना है, ये जो CH2OH ना उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे लिखो, लिखा। अभी हम लोग बोलते टाइम HOH बोलते पहले, तो यहाँ पे आएगा H और इधर आएगा OH, ठीक है। फिर रिफ्लेक्शन देखो, सेम यहाँ पे कैसे कहते हैं, H का रिफ्लेक्शन यहाँ पे गिरेगा, OH का रिफ्लेक्शन यहाँ पे। फिर नीचे हम लोग इसका उल्टा लिखेंगे, H का उल्टा OH और OH का उल्टा H, बस हो गया। अभी इसी को देख के ये बनाना है, सिर्फ फर्स्ट कार्बन उल्टा लिखना है। क्या था, नीचे आएगा CH2OH, ऊपर आएगा OH, फिर HOH, बस कंप्लीट हुआ। यहाँ पे भी क्या देखोगे, फर्स्ट कार्बन फर्स्ट कार्बन फर्स्ट कार्बन पे OH नीचे की साइड है इसलिए अल्फा, ऊपर के साइड में OH है इसलिए बीटा। अब ये फ्यूरान जैसे रिंग है इसलिए अल्फा L- फ्रुक्टोफ्यूरानोस और ये बीटा L- फ्रुक्टोफ्यूरानोस। तो यहाँ पे ये मोनोसैकेराइड वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे डायसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। डायसैकेराइड्स में एग्जांपल मैंने क्या बोला था, SML, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। अभी इसी का एग्जांपल यहाँ पे भी करना है। डायसैकेराइड क्या होता है, डायसैकेराइड का अगर हाइड्रोलिसिस किया बाय एडिशन ऑफ वाटर तो हमें मिलेगा 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। अगर मैंने उल्टा किया, मतलब 2 मोनोसैकेराइड्स को मैंने ज्वाइन किया और फिर मुझे मिला एक डायसैकेराइड, तो डिफाइन कैसे हुआ है, डायसैकेराइड्स गिव राइज टू 2 यूनिट्स ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स। और दूसरा यहाँ पे जो हाइड्रोलिसिस होगा वो होगा इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड विद स्पेसिफिक एसिड, डाइल्यूट एसिड। HCl भी हो सकता है, अपना H2SO4 भी हो सकता है। अभी ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है या फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये फॉर्म कैसे होगा, जब 2 मोनोसैकेराइड्स के बीच में से H2O हम लोग रिमूव करेंगे। H2O रिमूव करने के बाद एक जो न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा तो वही बॉन्ड होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, मतलब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अभी ये लिंकेज कैसे फॉर्म होगा, बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल क्या आएगा, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। तो इसमें से सुक्रोज पहले करेंगे। सुक्रोज देखो आप, सुक्रोज का जो रोटेशन होता है वो क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेशन। इसका वैल्यू कितना आएगा, +66.5 डिग्री। अगर सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस किया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड विद स्पेसिफिक एंजाइम दैट इज इन्वर्टेज, तो हमें मिलेगा मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। बट यहाँ पे डिफरेंस देखो किसका है, रोटेशन का। सुक्रोज जो है वो डेक्स्ट्रो है, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो, फ्रुक्टोज अपना लेवो। बट इस रिएक्शन में ये ऑब्जर्व हुआ जो अपना नेट प्रोडक्ट जो मिलता है, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, वो हमें लेवो वाला मिलता है। हम लोग का रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो और हमें मिलता है लेवो। तो ये किसके वजह से हुआ, ये एंजाइम की वजह से, इन्वर्टेज की वजह से। तो इसी को, ये रिएक्शन को बोला है इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज या फिर इन्वर्जन ऑफ शुगर। और ये जो इन्वर्जन ऑफ शुगर इन्वर्टेज के वजह से हुआ, ये जो मिला है फ्रुक्टोज अपना नेट प्रोडक्ट, इसे बोलना है इन्वर्ट शुगर, ठीक है। अभी ये सुक्रोज का हावर्थ करना है। नेक्स्ट, सुक्रोज का अगर हाइड्रोलिसिस किया तो हमें मिला ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अगर मैंने ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज को ज्वाइन किया बाय रिमूवल ऑफ वाटर तो मुझे मिलेगा सुक्रोज। तो मुझे सुक्रोज ही बनाना है।
तो अल्फा और ये अपना ग्लूकोज अल्फा लेना है और बीटा अपना लेना है फ्रुक्टोज। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर्स पहले ही बना के रखा है, ये अपना अल्फा ग्लूकोज और ये अपना बीटा फ्रुक्टोज। तो आप ऐसे ही बनाओगे सुक्रोज का ये स्ट्रक्चर, एक ऊपर और एक नीचे बना है सिर्फ सुक्रोज के लिए। अभी मुझे ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए H2O रिमूव करना है और H2O याद रखो OH में से ही H2O रिमूव होगा। तो OH में से H2O कैसे जाएगा, देखो किसी भी एक OH में से मैं पूरा OH रिमूव करूंगी और यहां से मैं H, तो मैंने H2O निकाल दिया। अभी जो एक ऑक्सीजन बचा है वो यहाँ पे, उसको मैं बाहर एक्सटेंड करके लाती हूँ ऐसे, और फिर यहाँ पे ये क्लोज। यहाँ पे जो बॉन्ड बना है वो किसके बीच में बना, देखो ये ऑक्सीजन का ये फर्स्ट कार्बन, फिर ये 2 3 4 5 6 चालू होगा, इसमें भी ये कार्बन नंबर 1 और ये 2। ये जो बॉन्ड बना है वो 1 और 2 के बीच में बना है और एक अल्फा और एक बीटा के बीच में बना है। तो यहाँ पे ये नाम आएगा इसका अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। एग्जाम में ये ग्लाइकोसिलिक लिंकेजेस इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछते हैं या फिर 1 सेंटेंस में भी पूछ सकते हैं। तो याद रखो सुक्रोज में रहेगा अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। अभी नेक्स्ट करेंगे माल्टोज। माल्टोज का हाइड्रोलिसिस किया तो हमें 2 ग्लूकोज यूनिट्स मिलेंगे। 2 ग्लूकोज यूनिट्स का अगर H2O रिमूव किया तो हमें मिलेगा माल्टोज। अभी इसमें भी ये एंजाइम यूज होता है माल्टेज, और ये माल्टोज जो होता है वो रिड्यूसिंग शुगर होता है। अभी इसमें देखो ग्लाइकोसिलिक लिंकेज क्या है 1,4। अभी ये 1,4 कैसे आएगा, माल्टोज है ये अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज दोनों भी अल्फा ग्लूकोज, दोनों में कुछ भी चेंज नहीं, जो मैंने सिखाया था वही ये रिएक्शन अपना स्ट्रक्चर है। अभी हमें करना है H2O रिमूव। साइड में ऐसे रखा है तो साइड में ऐसे रिमूव हो जाएगा। देखो ये सामने सामने OH, तो मैं क्या करूंगी, इधर का एक OH और यहाँ का एक H, सॉरी ऐसे लिखती हूँ मैं, मतलब समझिएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने OH को रिमूव किया और यहाँ से मैंने H को रिमूव किया, तो इन शॉर्ट H2O गया। अभी ये जो ऑक्सीजन बचा है अकेला, इसको मैं बाहर लाके ऐसे एंड करूंगी। अभी दोनों भी OH नीचे की साइड में थे इसलिए नीचे बॉन्ड बना, अगर ऊपर के साइड में होता तो ऊपर बॉन्ड बनता, अगर 2 OH क्रॉस में होते तो क्रॉस बॉन्ड बनता, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बना है वो दोनों भी अल्फा अल्फा के बीच में बना है इसलिए एक ही अल्फा आएगा। यहाँ पे देखो बॉन्ड अपना ये ऑक्सीजन के बाजू वाला कार्बन नंबर 1 और यहाँ पे ये 1 2 3 4, तो बॉन्ड 1 और 4 के बीच में बना है इसलिए अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। लैक्टोज, लैक्टोज का अगर हाइड्रोलिसिस किया तो हमें पता है ग्लूकोज मिलेगा और एक मिलेगा गैलेक्टोज। ये भी लैक्टोज में क्या होता है रिड्यूसिंग शुगर, और अपना लिंकेज क्या रहेगा बीटा 1,4। और यहाँ पे जो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज रहेंगे वो दोनों भी बीटा बीटा ही रहेंगे। हमें बीटा ग्लूकोज पता है बट बीटा गैलेक्टोज का हमने किया ही नहीं। तो देखो ये सेम टू सेम बीटा ग्लूकोज जैसा ही लिखना है बट दोनों में डिफरेंस आएगा इस कार्बन का। ये जो कार्बन है ना इसको उल्टा किया तो अपना गैलेक्टोज बनेगा, ठीक है। तो अभी इसमें देखो OH OH अपोजिट में है तो बॉन्ड अपोजिट में बनेगा। तो मैंने इस कार्बन में से OH को रिमूव किया और यहाँ से मैंने H को रिमूव किया। अभी ये जो ऑक्सीजन है इसको बीच में लाना है ऐसे, बस ये बना अपना पूरा ये लैक्टोज। और ये जो ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बना है वो बीटा बीटा के बीच में बना है इसलिए बीटा यहाँ पे 1 और इसे काउंटिंग करोगे तो 4 1 4 के बीच में तो 1,4 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज, ठीक है। ये समझा आपको डाइसैकेराइड्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट करेंगे पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स देखो ये चैप्टर में ना पूरा हर एक चीज करते मत बैठो, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना वही उठा। अभी पॉलीसैकेराइड्स में इसमें से कुछ नहीं पूछेंगे एग्जाम में, बट सिर्फ याद रखो पॉलीसैकेराइड क्या होता है। पॉलीसैकेराइड का अगर हाइड्रोलिसिस किया तो मैनी लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे। एग्जाम्पल क्या रहेगा, स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। अब ये जो स्टार्च है ना, स्टार्च के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। बट ये स्टार्च देखो बनता किससे, स्टार्च क्या होता है ग्लूकोज का यूनिट, और कौन से ग्लूकोज का यूनिट, अल्फा डी ग्लूकोज का यूनिट। अल्फा डी ग्लूकोज का जब चेन चलेगा तो बनता है स्टार्च। अभी इसमें ये वाला एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप करके जाओ, अमाइलोज वर्सेस अमाइलोपेक्टिन। डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स, इजी पॉइंट्स है। अमाइलोज अगर पानी में सोल्यूबल है तो ये हो जाएगा इनसोल्यूबल। अगर ये आयोडीन के साथ ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा तो ये करेगा ब्लू वॉयलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म।
अमाइलोज होता है अनब्रांच मतलब स्ट्रेट चेन, ये होता है ब्रांच। यहाँ पे एक ही लिंकेज फॉर्म होता है अल्फा 1,4, यहाँ पे लिंकेज दो फॉर्म होते हैं, अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6। ठीक है, मेन पॉइंट्स आप लर्न करके जाओ। फिर यहाँ पे इसका और डायग्राम नहीं पूछेंगे एग्जाम में। अमाइलोज देखो स्ट्रेट चेन, यहाँ पे ब्रांच, ये 1,4 और यहाँ पे 1,4 एंड 1,6 लिंकेज। नेक्स्ट है अपना सेलुलोज। सेलुलोज में से भी इतना नहीं पूछेंगे ये वाला, सिर्फ याद रखो जो सेलुलोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो किससे बनता है, बीटा ग्लूकोज से बनता है, लिंक्ड बाय बीटा ग्लूकोज यूनिट्स, और इसमें जो लिंकेज रहेगा वो होगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये जो लिंकेज होता है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है। हम लोग के बॉडी में ना एंजाइम्स नहीं होते जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। तो ये था इतना सेलुलोज पार्ट। सिर्फ यहाँ पे लिंकेजेस याद रखो सेलुलोज का। अभी नेक्स्ट ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में भी कुछ नहीं है, इतना दिया, कुछ दिया ही नहीं है, हाईली ब्रांच बोला है, सेम एज दैट ऑफ अमाइलोपेक्टिन। अभी नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है पता हम लोग को कि इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल होता है वो प्रोटीन। सोर्स क्या रहेगा, एग, पल्सेस, मीट, फिश, ये सारे रहेंगे सोर्सेस। फिर अपना प्रोटीन, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होता है, प्रोटीन का एक चेन है, जैसे अपना कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट के चेन में मोनोसेकेराइड से, वैसे ही सेम प्रोटीन के चेन में क्या मिलेगा, अमीनो एसिड्स। ठीक है, अमीनो एसिड का आप स्ट्रक्चर देखो, बीच में रहेगा एक कार्बन, 4 अलग अलग ग्रुप्स रहेंगे, एक हाइड्रोजन, एक अल्काइल ग्रुप, एक एसिड और एक अमीनो ग्रुप। देखो एक एसिड, एक NH2, एक R और एक H, 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है, इसलिए ये कार्बन हो जाएगा अल्फा। और जितने भी अमीनो एसिड्स है सारे कायरल है, बट एक को छोड़ के, मतलब अपना ग्लाइसिन। ये सारे अमीनो एसिड है, इसमें से आप याद रखो सिर्फ GAV वाला, गाव, ग्लाइसिन, एलानिन एंड वेलिन। अभी ग्लाइसिन, एलानिन एंड वेलिन में यहाँ पे डिफरेंस देखो आप। ये जो पार्ट है ना एसिड NH2H, ये होता है अपना अमीनो एसिड। अगर मैंने R की जगह पे H को अटैच किया तो ये बनेगा ग्लाइसिन। अगर मैंने H की जगह पे CH3 अटैच किया तो ये बनेगा एलानिन। और अगर मैंने यहाँ पे ये ऐसे अटैच किया तो ये बन जाएगा वेलिन, V जैसा वेलिन। ठीक है, बाकी इतना पूछेंगे नहीं एग्जाम में, याद रखो ये फर्स्ट 3 अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट अपना डेफिनेशन याद करो एसेंशियल अमीनो एसिड्स का। क्या आएगा, अमीनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी एज वी हैव टू टेक थ्रू डाइट। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एसिड, बेसिक, न्यूट्रल। अगर एसिड में R के जगह पे अगर कोई COO एसिड वाला ग्रुप हुआ तो वो एसिडिक, अगर अमाइनो ग्रुप हुआ तो बेसिक, अगर उन दोनों में से एक भी नहीं हुआ तो न्यूट्रल। नेक्स्ट है बिटर आयंस। बिटर आयन में देखो ये अपना क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड में देखो आप, यहाँ पे एसिड होता है, यहाँ पे NH2 के पास क्या होता है, लोन पेयर। अब ये एसिड में से जो H होता है वो एसिडिक है, मतलब ये इजीली रिमूव हो जाता है। यहाँ से अगर ये H प्लस गया तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, माइनस। अब ये H प्लस कौन एक्सेप्ट करेगा, अपना लोन पेयर वाला, मतलब NH2। अगर NH2 ने इस H प्लस को एक्सेप्ट किया तो ये बनेगा NH3 प्लस। तो ये बना ज्विटर आयन, इस पे 2 पोल्स आया, मतलब ये डाइपोलर आयन। अब ये 3 फॉर्म्स है ज्विटर आयन के, एलानिन के 3 फॉर्म्स है। pH इज नियरली इक्वल टू 6 to 7, लेस देन और इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अभी यहाँ पे लेस देन 2 बोला है, इक्वल टू 2 बोला है, मतलब यहाँ पे एसिड वाला जो ग्रुप है ना वो सेफ रहेगा, इसके अपोजिट में जो फंक्शनल ग्रुप है उसका रिएक्शन होगा। अभी NH2 का काम क्या होता है, H प्लस को एक्सेप्ट करना, तो उसने किया। यहाँ पे बोला है pH इज ग्रेटर देन 10 और इक्वल टू 10, मतलब NH2 वाले ग्रुप को नहीं होगा क्योंकि ये बेसिक नेचर है, बेस को कुछ नहीं होगा, एसिड का रिएक्शन होगा। एसिड में क्या हुआ था, H प्लस रिमूव हुआ, O माइनस। इसमें नियरली इक्वल टू 6 to 7 बोला है, मतलब कोई भी सेफ नहीं है। यहाँ पे ये H प्लस यहाँ से रिमूव हुआ और वो H प्लस इसने एक्सेप्ट किया। अभी चार्ज देखो, यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल हुआ इसलिए न्यूट्रल, ओवरऑल चार्ज +1, ओवरऑल चार्ज -1। नेक्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, 2 अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड।
और ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड क्या होता है, 2 अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो होता है, 2 मोनोसैकेराइड्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो होता है ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। तो डाइपेप्टाइड मतलब क्या, अगर 2 अमीनो एसिड्स के बीच में बना तो डाइपेप्टाइड, 3 अमीनो एसिड्स के बीच में बना तो ट्राइपेप्टाइड, अगर लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स के बीच में बना तो पॉलीपेप्टाइड। टाइप्स ऑफ प्रोटीन ये एक इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, नोट या फिर डिस्टिंग्विश। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या बोला है, स्पेरिकल शेप, ये होता है फाइबर लाइक, रॉड लाइक, ये होता है पूरा कॉइल्ड, और ये होता है अपना पैरेलल में होता है ये प्लेस्ड। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा, यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल, और ये एग्जांपल्स। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब क्या, एक प्रोटीन का नॉर्मल स्ट्रेट चेन रहेगा, वो हुआ प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, थोड़ा ट्विस्ट होगा, डीएनए का कैसे होता है वैसे। तो इसमें भी सेकेंडरी में 2 टाइप होता है, एक होता है अल्फा हेलिक्स और एक होता है बीटा प्लेटेड। इसमें से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, राइट, एक्सप्लेन अबाउट सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो उसमें आप बताओगे अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स में आप देखो क्या हुआ है, अल्फा हेलिक्स में जो पॉलीपेप्टाइडिक चेन रहेगा उसको ऐसे ट्विस्ट किया है क्लॉकवाइज मैनर में। मतलब आप एग्जांपल रिबन ले लो, अगर रिबन को ऐसे ट्विस्ट किया तो ये सेम ऐसे दिखेगा, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे ना, देखो क्या बोले, फर्स्ट ये राइट हैंडेड ट्विस्ट हुआ या फिर क्लॉकवाइज स्पाइरल। जब ईच टर्न आएगा, एक टर्न में कितने अमीनो एसिड्स रहेंगे, 3.6 अमीनो एसिड्स। दूसरा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है फर्स्ट अमीनो एसिड एंड फोर्थ अमीनो एसिड के बीच में। देखो ये अमीनो एसिड 1 फर्स्ट, ये फर्स्ट अमीनो एसिड, ये सेकेंड, थर्ड, और ये फोर्थ का ये एन। फर्स्ट अमीनो एसिड का ऑक्सीजन वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा फोर्थ अमीनो एसिड के एच के साथ, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे जो आर ग्रुप्स, यहाँ पे आर ग्रुप दिखाया नहीं, जो आर ग्रुप होता है वो एक्सटेंड होता है आउटवर्ड्स, हेलिक्स के बाहर आएगा वो। तो ये सब एक्सप्लेन करना है अल्फा हेलिक्स में। बीटा प्लेटेड में ये बीटा प्लेटेड ऐसे रहेंगे एकदम पैरेलल प्लेस्ड। तो यहाँ पे क्या रहेगा, सेम CO एंड NH का बॉन्ड, देखो आप, ऑक्सीजन OH 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 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो R रहेंगे वो आउटवर्ड्स रहेंगे, मतलब ऐसे अबाउ द प्लेन या फिर बिलो द प्लेन। टर्शरी स्ट्रक्चर और कॉइल्ड होगा। अभी ये कॉइल कैसे भी नहीं हुआ है, कैसे भी नहीं हुआ, अभी ये भी थोड़ा देखो, ये इसका जो कॉइलिंग है ना वो ऐसे हुआ है कि खुद से ही वो स्टेबलाइज्ड हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टेबलाइजेशन फोर्सेस है वो ये सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, लंडन डिस्पर्शन फोर्स। क्वाटरनरी में क्या होता है, क्वाटरनरी में ऐसे कॉइल्ड रहेगा। तो इसमें क्या बोला है, 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स विथ टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये पूरा मिला के कॉइल्ड होके टर्शरी अपना क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मिले बनेगा। और इसमें से अगर एक मिले पॉलीपेप्टाइड चेन उठाया तो वो सब यूनिट हो जाएगा उस पूरे पॉलीपेप्टाइड का, उस क्वाटरनरी का, ठीक है। और इसमें क्या बोले, एग्जाम्पल, हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स, उसको क्या बोलते हैं, हिम। और फिर बाकी का ये एग्जाम्पल है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इसका डेफिनेशन याद रखो। डीनेचुरेशन का मीनिंग क्या होता है कि प्रोटीन अपना शेप चेंज करता है विदाउट ब्रेकिंग अ बॉन्ड, बिना बॉन्ड ब्रेक किए वो अपना शेप चेंज करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर, एसिड, बेस एंड इवन एजिटेशन हम लोग यूज करेंगे टू चेंज द शेप ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट अपना एंजाइम, एंजाइम का काम क्या होता है, कैटलिस्ट है, वो बायो कैटलिस्ट है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर, सुटेबल टेम्परेचर यूज होता है, pH यूज होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए और यहाँ पे याद रखो ये एंजाइम कैटलिसिस इज हाईली स्पेसिफिक। एंजाइम कैटलिसिस देखो, यहाँ पे ये अपना एंजाइम और यहाँ पे अपना सबस्ट्रेट, मतलब हम लोग जो फूड खाएंगे उसका फिर एब्जॉर्प्शन वगैरह वो सब होगा और अपना सबस्ट्रेट आएगा, एंजाइम आएगा उसको रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए। अभी यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है, जिस शेप का सबस्ट्रेट होगा उसी शेप का एंजाइम आएगा। अभी एंजाइम ऐसे शेप का है तो सबस्ट्रेट उसी शेप का आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सबस्ट्रेट आया और अपना एंजाइम, तो यहाँ पे ये बैठ जाएगा। अभी जब ये सेटल होगा ना तो थोड़ा सा मूवमेंट के वजह से
यहाँ पे इसका जो स्पेस है इसको एक्टिव साइट बोलते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब होगा। देखो एंजाइम चेंजेस शेप स्लाइटली एज सबस्ट्रेट बाइंड, जब ये सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड करेगा तो इसको जगह लगेगी ना सेटल होने के लिए, तो यहाँ पे एंजाइम क्या करेगा, अपना थोड़ा शेप चेंज करेगा और ये बनाएगा अपना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर इनका रिएक्शन स्टार्ट होगा, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा, तो ये बना अपना एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। फिर बाद में प्रोडक्ट बनने के बाद अपना ये प्रोडक्ट रिमूव होगा और वापस से वो एंजाइम दूसरा सबस्ट्रेट ढूंढने के लिए चला जाएगा। ठीक है, ये था अपना एंजाइम कैटालिसिस और ये एप्लीकेशंस रीड करो, वैसे भी इसमें से एग्जाम में नहीं पूछेंगे एप्लीकेशंस। फिर अपना लास्ट पार्ट बचा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए आरएनए क्या करता है, ट्रांसफर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इसमें आप याद रखो न्यूक्लियोटाइड्स का डेफिनेशन। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, देखो न्यूक्लियोटाइड्स क्या रहेगा, अपना जो अपना न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड में जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं ना वो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो क्या बोला है, न्यूक्लिक एसिड्स आर अनब्रांच्ड पॉलीमर्स ऑफ रिपीटिंग मोनोमर एंड दैट रिपीटिंग मोनोमर्स कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए अपना राइबोन्यूक्लिक एसिड। कंपोनेंट्स, ये वाला एक पार्ट इंपॉर्टेंट है कि अपना जो न्यूक्लिक एसिड है उसका 3 कंपोनेंट्स होता है, 3 कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज शुगर, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। शुगर, डीएनए में अलग शुगर होगा, आरएनए में अलग शुगर होगा। तो डीएनए में देखो, डीएनए में ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये विदाउट हाइड्रोजन, ये विद हाइड्रोजन दिया है, तो दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे डीएनए में जो प्रेजेंट होता है शुगर, वो डी से याद रखो, 2-डीऑक्सीराइबोस। और जो आरएनए में शुगर प्रेजेंट होता है वो होता है डी-राइबोस। दोनों में डिफरेंस देखो, स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ सेकेंड कार्बन पे OH नहीं है, यहाँ पे नहीं है OH इसलिए लिखा है 2-डीऑक्सी। फिर हम लोग दूसरा कंपोनेंट क्या आता है न्यूक्लिक एसिड का, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस। टोटल 5 बेसिस है, उसमें भी प्यूरिन और पिरिमिडिन। इसमें आप याद रख सकते हो कि प्यूरिन का स्पेलिंग देखो छोटा है तो इसमें 2 ही कंपोनेंट्स और पिरिमिडिन में 3 कंपोनेंट्स आएंगे, 3 बेसिस। तो याद रखो AG और यहाँ पे याद रखो CUT, CUT, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। इसमें से भी एक आ सकता है स्ट्रक्चर, एग्जाम में पूछेंगे प्यूरिन बेसिस या फिर पिरिमिडिन का, तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे देखो इसमें पिरिमिडिन में जो अपना थाइमिन होता है, याद रखो टेडी या फिर TD, मतलब जो थाइमिन होता है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है। और ये यूरासिल और R मतलब आरएनए। तो ऐसे याद रख सकते हो कि यूरासिल अकर्स ओनली इन डैश, तो क्या आएगा आरएनए। थाइमिन अकर्स ओनली इन डैश, क्या आएगा डीएनए। फिर अपना न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड मतलब शुगर। देखो ये शुगर और ये बेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का अटैचमेंट कैसे होगा, देखो शुगर का ये OH और बेस का ये H2O रिमूव हुआ, तो ये पूरा ग्रुप इसके साइड पे आके बैठेगा, तो ये बना न्यूक्लियोसाइड। शुगर प्लस अपना ये बेस, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोसाइड। नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, एक शुगर, यहाँ पे बेस और इसके अपोजिट में, मतलब यहाँ पे रहेगा अपना फॉस्फेट ग्रुप। देखो शुगर, बेस और ये फॉस्फेट, तो इसको पूरा मिला के हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में एक्सप्लेन किया आरएनए एंड डीएनए। आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड। तो इसमें देखो ये पूरा न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे यूनिट्स रखा है न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड में क्या मिलेगा, शुगर, बेस, फॉस्फेट। यहाँ पे ये 5' एंड और वहाँ पे है अपना 3' एंड। फिर अब नेक्स्ट वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए में बता आपको 2 पॉलीपेप्टाइड स्ट्रैंड्स रहेंगे, अगर इसको वाइंड किया अपोजिट स्ट्रैंड्स में तो ऐसे स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, इसमें आप देखो यहाँ पे जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है वो ऐसे एक्सटेंड हुआ आउटवर्ड्स बाहर की तरफ, और इसके परपेंडिकुलर क्या रखा है, बेस, यहाँ पे रखा है हेलिक्स अपना एक्सिस, और ये एक्सिस से परपेंडिकुलर है बेस। ठीक है, और फिर ये जो बेसिस है इनके बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसी की वजह से इसका शेप हो रहा है लैडर लाइक शेप। और यहाँ पे जो एडेनाइन और थाइमिन AT के बीच में बनता है अपना डबल बॉन्ड, एंड C एंड G दैट इज साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में बनेगा
ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है बायोमोलिक्यूल्स। अगर आपको मेरा सिखाया हुआ समझ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने का। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।